हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज अपनी पहली क्लास है इस नए सत्र के अंतर्गत। तो जो अपना बीएससी फाइनल का सेकेंड पेपर है वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पेपर है, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस समीसर विश्लेषण। ठीक है, तो ये अपने पेपर का नाम है और पहला लेक्चर है, पेपर सेकंड है, नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस समीसर विश्लेषण। ओके, अब इस पेपर के अंतर्गत केवल एक ही बुक है जो अपने को पढ़नी है, समीसर विश्लेषण केवल एक ही बुक है और इसी बुक में से 5 यूनिट आएंगे। ओके, तो आज अपनी पहली क्लास अब वो स्टार्ट होने जा रही है। तो आज से आप रेगुलर कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, साथ साथ में अगर बने रहोगे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर एक साथ तकलीफ होगी। ओके, तो आज से आप अपनी रेगुलर पढ़ाई नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, आइए देखिए, सबसे पहले हम इसके पहले यूनिट स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जो कि आपने भी पढ़ी होगी 11th-12th में। ठीक है, एंड बेसिक कुछ मान है उनको अपन यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं, क्योंकि वो अपने इस यूनिट में काम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके थोड़ा सा बेसिक की चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम अपने सिलेबस की ओर बढ़ेंगे। ओके, आइए देखिए। ये आपने पढ़ा होगा, देखिए जो आपने पढ़ा है वहीं से अपन शुरू कर रहे हैं इसको थोड़ा सा। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटम है, तो ये एक समीसर फलन है। जो z है इसको क्या बोलते हैं? समीसर चर। जो z है इसको क्या बोलेंगे? समीसर चर। जो आपका z है इसको क्या बोलेंगे? समीसर चर बोलेंगे। ठीक है, और इसका मान है वो x और y के पदों में x और y के हैं कोई दो अन्य चर है। ठीक है, आयटा है वो इसके काल्पनिक भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो x को क्या बोलेंगे? वास्तविक भाग, रियल पार्ट ऑफ z। क्या बोलेंगे? रियल पार्ट ऑफ z। इसका मतलब है इसका मान क्या होगा? x। और जो y है इसको क्या बोलेंगे? काल्पनिक भाग, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये सिंबल आप थोड़े से ध्यान में रखिएगा। जो आपका आंसर है क्या बोलेंगे? रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, z का वास्तविक पार्ट। जो y इसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, z का काल्पनिक भाग। ओके, तो ये सामान्य चीजें हैं और आपकी पढ़ी हुई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जब z का मान x प्लस आइटा y है तो z बार, इसको क्या बोलते हैं? z बार, इसका संयुग्मी। इसका मान क्या हो जाएगा? देखिए x माइनस आइटा y। जो x प्लस आइटा y है उसका मान क्या हो जाता है? संयुग्मी में x माइनस आइटा y। ये चीज भी आपकी अच्छी से पढ़ी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका z का मान और ये z बार का मान, इनकी सहायता से कुछ मान अप्लाई करते हैं। देखिए यदि बात करें अगर z प्लस z बार, इन दोनों को जोड़ना है। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो आइटा वाई से आइटा वाई कैंसिल, x प्लस x 2x हो जाएगा। और x क्या है? रियल पार्ट ऑफ z, तो इसको क्या लिखोगे? ये 2 तो ऐसे कैसे, और x की जगह रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इनको आगे बढ़ोगे।
मान लो जेड माइनस ना जेड बार क्या हो, जेड माइनस जेड बार, तो अब की बार एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस आएगा वाई, आएगा वाई प्लस आएगा वाई, 2 आएगा वाई, 2 आएगा वाई, 2 आएगा ऐसे कैसे। और जो आपका वाई है इसको क्या बोलेंगे, काल्पनिक भाग, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, तो ये कुछ है ना बेसिक चीजें हैं। ओके, ये जेड माइनस है ना जेड बार, इसको ऊपर लिख देते हैं चलो। तो जेड माइनस जेड बार इतना हो जाएगा ऐसे, प्लस का 2 आएगा वाई, और जो वाई इसको क्या बोल सकते हो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, आपका पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसके नोट्स बनाना यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। आप इसको शुरू कीजिए, आगे बढ़ते हैं, फिर हम कुछ और बेसिक चीजें पढ़ते हैं और उसके बाद में अपनी यूनिट अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो शुरू कीजिए। देख कुछ है ना बेसिक चीजें हो रहा है, पहले उनको और देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल चीजें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखो दो लोग मैंने इसमें लिख दिया है। पहला होगा z1 प्लस z2 का पूरे का पार्ट, उसका मान क्या होगा, z1 के बाद प्लस z2 के बाद, मतलब इनके अलग अलग बार लग जाएगा, तब ये चिन्ह बराबर नहीं रहेगा। इसी प्रकार दूसरा क्या होगा, z1 माइनस z2 का बार इज इक्वल टू z1 का बार माइनस z2 का बार। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Z1 डॉट ना Z2 का पूरे का बार है और इसका मान है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि Z1 का बार डॉट Z2 का बार। ठीक है, इतनी बात हो जाएगा आराम से। इसी प्रकार ये भाग वाला हो जाएगा कि Z1 बाई Z2 का पूरे का बार है, कि Z1 का बार और Z2 का बार, इसके भी अलग अलग लग जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस डॉट डॉट मल्टीप्लाई जिसको आप बोलते हो, तो डिवाइड है उसको बोलते हो। ठीक है, तो सिंपल सिंपल चीजें हैं, इनमें यदि आपके दो समीकरण हो Z1 Z2, तो उनके अलग अलग बार अप्लाई हो जाएगा, जो चिन्ह वो आ जाएगा, चाहे वो प्लस हो माइनस हो डॉट हो डिवाइड हो कुछ भी हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एक ये है कि जेड बाहर का बार, तो इसका मान हो जाएगा जेड, यानी बाहर हट जाएगा। ध्यान रखिएगा, है ना, जेड बाहर का बार मतलब दो बार बार आ रहा है, तो ये बाहर से बाहर हट जाएगा, मान कितना बचेगा, जेड बचेगा। ठीक है, तो देखो
यहाँ पे आपका जेड है उसका मान एक्स प्लस आइटा वाई, और जो जेड बार है उसका मान एक्स माइनस आइटा वाई, और उसका एक बार और बार लोगे तो वो हो जाएगा फिर माइनस माइनस प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा फिर से एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है, तो इसको इस प्रकार के आप लिख सकते हो। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये काम में आएगा एक दो जगह। क्या लिखा है, जेड जेड बार इज इक्वल टू, और ये जेड के मापांक का होल स्क्वायर। देखो जेड का मापांक का मान क्या होता है, उसका मान ज्ञात कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपका आज पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देख लीजिए। जो आपका जेड है उसका मान एक्स प्लस आइटा वाई, और जेड बार का मान एक्स माइनस आइटा वाई। ठीक है इतना। अब देखो जेड इंटू जेड बार, तो इनका केवल अपने को मल्टीप्लाई कराना है, हो जाएगा आसानी से, ए प्लस बी माइनस बी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जेड का मापांक कैसे निकालते हैं, तो देखो ये आपका जेड का मान एक्स प्लस आइटा वाई, पहले तो इसको कॉल कर लेते हैं जेड इंटू जेड बार। देखो एक्स प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई, ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आइटा स्क्वायर का मान माइनस एक, माइनस माइनस प्लस एक। तो जेड इंटू जेड बार का मान कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके मापांक की बात। जो जेड का मान है वो एक्स प्लस आइटा वाई है। ठीक है, इतनी बात। तो यहां से इसका जो होगा मापांक उसको ज्ञात आप कैसे करते हो, देखो इसका ये मान होता है, आपने पढ़ा होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे इसका मान एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है, तो इसका कर रहे हैं अपन क्या, ले रहे मापांक। तो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर का अंडर रूट, आइटा नहीं आएगा इसमें। जब जो आपका समय से चले मान किसका, जेड का, उसका आप क्या ज्ञात करते हो, उसका मापांक मोड ज्ञात करते हो। तो देख लीजिए अच्छे से, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो जेड के मापांक का होल स्क्वायर करोगे यहाँ से, इसका स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख लो जेड इंटू जेड बार का मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड के जो आपका मोड है इसका मापांक है, इसका स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी सेम, और इसी की सहायता से रिजल्ट आया है जेड जेड बार इज इक्वल टू जेड के मापांक का होल स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये, एक दो जगह काम में आएगा तो आपको पता होना जरूरी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, इनमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा। हालांकि पहले भी आपका ये आया हुआ है लेकिन फिर भी मैंने इसको विस्तार से बता दिया है। एकदम ये समझिए कि जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप इतने को पहले अच्छे से समझिए और साथ साथ में नोट करते चलिए। ओके, करिए।
देखिए कुछ असमीकाएं हम अप्लाई करने जा रहे हैं और वो असमीकाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई थ्योरम्स में, कई एग्जांपल्स में ये अपने काम में आएंगे। ठीक है, इन असमीकाओं को आप ध्यान से देख लेना, ये कई जगह अप्लाई होंगी और फिर आप बोलोगे कि इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आई। तो ये कुछ असमीकाएं हैं, उनका यूज होगा। असमीकाओं के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। असमीका, समीकरण, सर्वसमीका। असमीका लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू में, समीकरण इक्वल टू में, और सर्वसमीका जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, मतलब फिक्स है, स्थायी है, निश्चित है, सर्वसमीका। ठीक है, देखिए ये कुछ असमीकाएं हैं, इनको अपन अप्लाई करते हैं। Z1 प्लस Z2 का बार लेस देन इक्वल टू Z1 का बार प्लस Z2 का बार। समझना क्या है कि देखो ये प्लस में है मान कोई और इसका बार लगा हुआ है, इसके अलग अलग बार करेंगे। ठीक है, इसका अलग अलग, सॉरी बार नहीं, आज मापांक करेंगे। क्या है, अरे Z1 प्लस Z2 का मापांक लेस देन इक्वल टू Z1 का मापांक प्लस Z2 का मापांक। इनका अलग अलग मापांक लेंगे, योग कर देंगे, कौन सा चिन्ह आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, सबसे ज्यादा यही काम में आएगा। अब मान यही रहेगा, देखो अब की बार इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। क्या आ जाए, प्लस की जगह क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो लेस देन इक्वल टू का चिन्ह वो चेंज हो जाएगा किसमें, ग्रेटर देन इक्वल टू में। ओके, तो कुछ ऐसा समीकरण है, इनको आप ध्यान में रखना। अब की बात किसमें हो जाएगी, माइनस वाली को देखते हैं कि वही है ना, Z1 माइनस ना Z2 का मापांक है, उसका मान क्या होगा, देखो तो देखिए अगर इसका अलग अलग करते हैं मापांक, ठीक है, दोनों मानों का योग करते हैं, तो ये हमेशा लेस देन ही रहेगा इनसे। ठीक है, और यदि उनको माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ असमीकाएं हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में, थ्योरम में जब अपन सिलेबस पढ़ेंगे तो ये कई जगह काम में आएंगे। थोड़ा बेसिक है, बेस है, पहले भी आप इसको पढ़ चुके हो, ये हो सकता है कि आपके आई है नहीं आई है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से इनको थोड़ा सा लिख लिख के याद करना, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, 2-3 बार लिखोगे इतना ही मैटर है। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं।
देखिए अपन अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कुछ फॉर्मूले समझ सकते हो, कुछ है समीकरण, आप इनको अच्छे से एक बार देख लेना, 2-3 बार इनको लिख लिख के याद कर लेना, याद हो जाएगी, ठीक है। पहली यूनिट के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे पूरा। क्या पढ़ना है अपने को? चैप्टर नंबर 3 है वो पूरा पढ़ना है, जिसका नाम है विश्लेषी फलन, एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का नाम है विश्लेषी फलन, तो आप समझ गए होंगे कि इसी पे आधारित है, कुछ थ्योरम होंगे, एग्जाम्पल होंगे, क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उनको अपने को बारी बारी से करना है, ठीक है। तो विश्लेषिक फलन की परिभाषा पढ़े, और इम्पोर्टेंट है विश्लेषिक फलन की परिभाषा, एग्जाम में आई हुई है, बार बार आती है, और ये तो देखो नाम है यूनिट का तो आनी है, ठीक है। तो विश्लेषिक फलन की परिभाषा पढ़े, इससे पहले अपने को 2-3 परिभाषाएं और पढ़नी होगी, फिर उन्हीं की सहायता से अपने विश्लेषिक फलन की परिभाषा देखेंगे, और वो परिभाषाएं रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होंगी, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हम बारी बारी से उनके बारे में पढ़ेंगे, 2-3 परिभाषाएं हैं, उसके बाद में हम पढ़ेंगे विश्लेषिक फलन, और उसके बाद में विश्लेषिक फलन पे आधारित थ्योरम है, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है। ये आपका टोटल मैटर है यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत। ओके, देखिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली हेडिंग आपकी सम्मिश्र चर का फलन। सम्मिश्र चर को किसको बोलते हैं? जेड को बोलते हैं। अब उसका कोई फलन होगा, यानी कोई फलन ऐसा होगा ना जिसका मान है वो जेड के पदों में हो। अपन जैसे बोलते हैं एफ एक्स, तो एफ एक्स का मतलब उसका मान एक्स के पदों में हो। अब क्या कह रहे हैं, तो एफ एक्स क्या बोलते हैं कि एफ है वो क्या फलन है किसका? एक्स का फलन है। इसी प्रकार देखो सम्मिश्र चर, यानी मैंने आपको अभी बताया जेड, तो जेड का कोई फलन है, ठीक है। तो वो कौन होगा, आप उसको सिंबल रूप में ना किस प्रकार लिखोगे, क्या बोलोगे, वो देखिए। जो आपका z इज इक्वल टू क्या है? x प्लस आयटा वाई, ठीक है। अब जो आपका सम्मिश्र चर का फलन होगा, जिसको अपन सम्मिश्र फलन भी बोलेंगे, वो आप ना किस प्रकार डिफाइन करोगे, देखिए। W इज इक्वल टू एफ जेड, इसको क्या बोलेंगे? देखो जो एफ जेड है, इसका मतलब कि इसका मान है वो जेड के पदों में होगा। एफ है वो कोई फलन है, ठीक है। एक फलन है जिसका मान है वो जेड के पदों में, यानी सम्मिश्र चर है ना जेड का फलन है एफ जेड, और उसको सिंबल दे दिया कोई डब्ल्यू, तो डब्ल्यू को क्या बोलेंगे? सम्मिश्र फलन, या ऐसे बोल दो सम्मिश्र चर है ना जेड का सम्मिश्र फलन, एक ही बात है। W को क्या बोलेंगे? सम्मिश्र फलन, है ना किसका सम्मिश्र फलन? सम्मिश्र चर है ना जेड का फलन। किसका फलन? सम्मिश्र चर जेड का फलन, जहां पे जेड का मान x प्लस आयटा वाई। अब इस जो आपका W है, इसका मान भी आयटा के रूप में होगा किस प्रकार से, देखिए। ये आपका जैसे ना z इज इक्वल टू x प्लस आयटा वाई था, उसी हिसाब से w इज इक्वल टू u प्लस आयटा v है। क्या है? w इज इक्वल टू u प्लस आयटा v। थोड़ा सा अंतर है, उतना ज्यादा अंतर नहीं है। और देखिए आप इसको किस प्रकार लिख सकते हो, u एक्स वाई प्लस आयटा v एक्स वाई। ये और ये एक ही चीज है। यहाँ पे इतना सा है कि अपन ने u को परिभाषित कर दिया कि u है क्या, यहाँ पे अपन ने v को परिभाषित कर दिया कि v है क्या, वरना इसको भी ऐसे ही बोलोगे w इज इक्वल टू u प्लस आयटा v, इसको भी ऐसे ही बोलेंगे w इज इक्वल टू u प्लस आयटा v। तो आपको पता होना चाहिए कि u और v क्या है। u और v क्या है? u और v है वो x और y के फलन है, कोई दो चर है उनके फलन है, यानी इनका मान, इसका मान है वो x और y के पदों में किसी भी प्रकार से हो सकता है। sin x प्लस e की पावर y,
10x log y किसी भी तरीके से मान है वो x और y के पदों में होगा। ठीक है, तो समिश्र चर का फलन कौन होगा? w होगा। उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? एफ जेड या फिर u प्लस आइटा बी। u और v कौन है? u और v x और y के फलन है, u एक्स वाई v एक्स वाई, जहाँ पे z का मान x प्लस आइटा y। तो ये क्लियर हो गया होगा कि जो समिश्र चर यानी z है उसका फलन है, यानी एफ जेड उसको क्या बोलेंगे? w, u प्लस आइटा v, u और v x और y के फलन। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी, आप इसको नोट कर सकते हो ऐसे के ऐसे। ठीक है, या अगर मान लो इसके थ्योरेटिकल रूप में आप परिभाषा अप्लाई करना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो कि जैसे z के एक या अधिक मान के लिए, देखो इसका मान तो होना z के पदों में। अब चाहे वो देखो एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी प्रकार से हो सकता है, जैसे अपन एग्जाम्पल लिखे हैं, ये देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं सिंपल सिंपल। w इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, w इज इक्वल टू की पावर जेड, w इज इक्वल टू साइन जेड। तो w का मान वो जेड के पदों में देखो, और वो चर घातांकी फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, साधारण फलन है, जो भी है। ठीक है, इसका मान है वो जेड के पदों में होगा। तो यदि परिभाषा आप इसकी थ्योरेटिकल रूप में देखना चाहो तो इस प्रकार से हो सकती है कि समिश्र जेड की, समिश्र जेड के एक या एक से अधिक मानों के लिए तो आपका w है उसके क्या हो? एक या अधिक निश्चित मान प्राप्त हो। एक या अधिक निश्चित मान हो, मान कोई भी प्राप्त हो सकते हैं। जैसे मान लो अपन यहाँ पे z का मान 2 रखते हैं, w का मान 4 प्राप्त हो जाएगा। समझ गए ना? यहाँ पे जो आपका है मान लो z 2 रखते हैं तो ई स्क्वायर मान हो जाएगा साइन 2 साइन 5, ठीक है, साइन 30, कुछ भी मान हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जेड के किसी मान के लिए w का निश्चित मान प्राप्त होना चाहिए, वो कोई भी मान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ रही होगी इसकी परिभाषा, समिश्र चर z का फलन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इसको अच्छे से समझिए और नोट कर लीजिए ऐसे का ऐसे। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, और भी आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिखिए जेड के पदों में कुछ भी। ओके, नोट कर लीजिए यहाँ तक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट परिभाषा, एकमानी फलन व बहुमानी फलन। देखिए इसके नाम से पता चल रहा है, ठीक है, इतनी तकलीफ नहीं होगी आपको। एकमानी फलन यानी एक मान से संबंधित है कुछ ना कुछ, और ये बहुमानी फलन यानी एक से अधिक। ठीक है, 2 3 4 इस तरीके से आप बोल सकते हो कि 2 या 2 से अधिक। ठीक है, और वो मान होंगे
किस प्रकार से वो देखिए। देखो ध्यान से सुनिए आप, है ना, जेड के प्रत्येक मान के लिए, है ना, जेड के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान का मतलब है कि आपसे कोई सा भी मान लो, डब्ल्यू का केवल एक ही मान ही प्राप्त हो, यानी जेड के प्रत्येक मान के लिए डब्ल्यू का केवल एक ही मान प्राप्त हो, तो इसे क्या कहेंगे, एक मानी फलन। ठीक है। और जेड के प्रत्येक मान के लिए ये सेम रही कंडीशन, लेकिन डब्ल्यू के दो या दो से अधिक मान प्राप्त हो तो उस फलन को क्या बोलेंगे, बहुमानी फलन बोलेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई, सिंपल सी बात है। कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देखिए। तो आप इसकी परिभाषा है वो लिख सकते हो, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने एक बार बोल दी है, दो बार और बोल देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, या ना जेड के प्रत्येक मान के लिए डब्ल्यू का केवल एक ही मान प्राप्त हो। ठीक है, तो जो आपका डब्ल्यू उसको क्या बोलेंगे, एक मानी फलन बोलेंगे। एवं जेड के प्रत्येक मान के लिए, जेड के प्रत्येक मान के लिए डब्ल्यू के दो या दो से अधिक मान प्राप्त हो तो डब्ल्यू को क्या बोलेंगे, बहुमानी फलन बोलेंगे। किसका, जेड का। किसका, सम्मिश्र चर जेड का। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए, ये दो एग्जांपल है, जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड क्यूब और डब्ल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट जेड। ठीक है, इनकी सहायता से हम दोनों में अंतर कर देंगे और आपके अच्छे से सरलता से समझ भी आ जाएगी। पहले की बात करें तो एक मानी फलन है या बहुमानी, तो देखिए ना, जेड के प्रत्येक मान के लिए आप कोई भी एक मान रखो, इसमें एक रखो, एक की क्यूब एक, दो रखोगे दो की क्यूब हो जाएगा, तीन की क्यूब हो जाएगा, एक ही तो मान प्राप्त होगा, यानी जेड के प्रत्येक मान के लिए। अब ऐसा नहीं कि देखो आपने एक रखा, दो रखा, तीन रखा, चार रखा, हर बार मान सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं, वो चीज अलग हो जाएगी। वो चीज हो जाती है कि जो आपका ये है जेड, इसके प्रत्येक मान के लिए जो आपका डब्ल्यू का मान है वो समान प्राप्त होना चाहिए, वो ऐसे होता है। ठीक है, तो वो अलग है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, जेड के प्रत्येक मान के लिए डब्ल्यू का केवल एक ही मान प्राप्त होना चाहिए, प्रत्येक मान के लिए। लैंग्वेज समझिए आप। ठीक है, तो प्रत्येक मान का मतलब ये है कि यहाँ से ना जेड का एक मान रखे अपन कोई, तो डब्ल्यू का भी एक ही मान प्राप्त होना चाहिए। इसका चाहे आप ना दो रखो, तीन रखो, चार रखो, मान एक ही प्राप्त होना चाहिए, मान कोई भी प्राप्त हो। ठीक है, ये जैसे मान लो जेड इज इक्वल टू अपन रखते हैं 2। ठीक है, तो ये डब्ल्यू हो जाएगा 2 की 8 हो जाएगा, एक ही तो मान है, एक मान रखा तो एक ही मान प्राप्त होगा, ये मतलब है यहाँ पे। ठीक है, ठीक से समझोगे, और भी आप बहुत सारे मान अप्लाई कर सकते हो। तो ये कैसा फलन हो जाएगा, आप ऐसा कोई भी मान नहीं ढूंढ सकते कि आप यहाँ पे कोई एक मान अप्लाई करो और जो आपका डब्ल्यू है उसके एक से सॉरी दो या दो से अधिक मान प्राप्त। ठीक है, तो ये कौन सा फलन हो जाएगा, एक मानी फलन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा डब्ल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट जेड। तो जेड इज इक्वल टू 9 पर यहां से देखना डब्ल्यू का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9, अंडर रूट 9। जो आपका डब्ल्यू उसका मान प्लस माइनस अंडर रूट 3। देखिए अंतर समझिए, मान एक ही रखा अपन ने किसका, जेड का, लेकिन डब्ल्यू के दो मान आ रहे हैं, +3 और -3। अब आप एक समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एक मानी फलन और बहुमानी फलन। ये कौन सा फलन हो जाएगा, बहुमानी फलन, ये कौन सा फलन हो जाएगा, एक मानी फलन। ये आपके अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए।
ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दिया सिंपल रूप में एकमानी फलन क्या होता है, बहुमानी फलन क्या होता है। क्लियर? ओके, तो आज की क्लास में अभी हम इतना ही करेंगे। ठीक है, पहली क्लास है, थोड़ा सा अपन ने स्टार्ट कर दिया अपने सिलेबस का भी, थोड़ा सा अपन ने पढ़ा इसका बेसिक। ठीक है, इस क्लास को आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, आगे जाके बहुत जगह ये चीजें काम में आएंगी अपने। ठीक है, कि जो आपका W है U प्लस आएगा भी, हमें Z X प्लस आएगा वही, बार बार ये चीज काम में आएगी। इससे पहले भी जो आपको मैंने ऐसे समीकरण लिखी वो भी बार बार काम में आएगी। तो कोई भी चीज हो उसका बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, देखिए, है ना, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो क्लास है इसको आप अच्छे से पढ़ सको, अच्छे से समझना और नोट्स बनाना यहीं से स्टार्ट कर दीजिए। ओके, आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।